नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। लगातार प्रदेश में राजनीतिक हलचल के बीच में अब बीजेपी के जब प्रदेश प्रभारी को बदला गया है, तो अब बीजेपी किस तरह अपने संगठन को मजबूत करेगी। जो कहा जा रहा था कि बीजेपी में अंदर खाने दो गुट बने हुए हैं, गुटबाजी है, क्या उस पर लगाम लग सकेगा नए प्रदेश प्रभारी बनने के बाद? इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी मदन हमारे मौजूद हैं। मदन, अब लक्ष्मीकांत वाजपेयी को जब प्रभार मिला है झारखंड बीजेपी को मजबूत करने का, क्या कोशिश हो रही है बीजेपी को एक बार फिर से ताकत के साथ उभरने की? क्या जो गुटबाजी है बीजेपी की वो खत्म होगी अब? बिल्कुल, देखिए 5 दिनों का जो दौरा रहा था लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो झारखंड के नए प्रदेश प्रभारी बने हैं, ऐसे में अब वो यहाँ से नब्ज टटोल कर दिल्ली मुख्यालय तक पहुँचा चुके हैं। 27 तारीख को ही वहाँ पर बैठक होनी थी। सभी जो नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी बने थे उनको पहले 5 दिनों के प्रवास पर भेजा गया था कि आप जाकर के राज्य में संगठन की स्थिति को टटोल कर आइए, और फिर उसके बाद टास्क दिया जाएगा कि आखिर मिशन 2024 जो लोकसभा चुनाव को लेकर के है, ऐसे में पार्टी कैसे बेहतर कर सकती है, फिर से एक बार बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, उसको लेकर के तो मंथन है ही। साथ ही जो प्रदेश स्तर पर चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर के जो संगठन की स्थिति है वर्तमान में, क्योंकि कई राज्यों में जो सरकारें गई है बीजेपी के हाथ से, सत्ता गई है, तो उसके बाद जो पार्टी और संगठन की स्थिति बनी है उसमें ये देखना होगा कि फिर से अधिक सीटें कैसे जीती जाए, पार्टी जो है बूथ स्तर तक कैसे मजबूत हो, और जो गुटबाजी सामने आती है कि कुछ नेता जो हैं बड़े जो चेहरे होते हैं प्रदेश स्तर के, कुछ लोग उनके सपोर्ट में चले जाते हैं, कुछ लोग दूसरे नेता के सपोर्ट में चले जाते हैं। ऐसे में जो पार्टी को नुकसान उठाना पड़ता है, इसको दूर करने की कोशिश लक्ष्मीकांत वाजपेयी के द्वारा जरूर की जाएगी। और जब वो रांची दौरे, लगता है ये पहले दौरे में ही वो सब कुछ भाप गए होंगे। बिल्कुल, हम लोगों ने उनसे सवाल भी किया था कि प्रदेश में जो जिस तरह की गुटबाजी की बातें सामने आती है, जो अलग अलग लोग दिखते हैं, उससे क्या कैसे निपटेंगे आप? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी का झंडा एक होता है, निशान एक होता है, यहाँ पर जरूर आपको अलग दिखेंगे लेकिन बूथ पर जाकर के जो है वो सब एक साथ खड़े होते हैं। इसी चीज को हमने फिर से कहा कि बूथ पर अगर एक होता है तो फिर चुनाव कैसे हार जाते हैं। तब उन्होंने कहा था कि सारे चीज़ों को मैंने देखा है, समझा है नज़दीक से, और फिर उसके बाद मैं दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली में पार्टी के आला कमान से बात कर फिर नए रूप से नए टास्क के साथ सबको एक साथ मिलाने की कोशिश करेंगे और सबको काम दिया जाएगा। यानी फेरबदल की भी बहुत गुंजाइश है प्रदेश बीजेपी। बिल्कुल, देखिए प्रदेश अध्यक्ष का भी लगभग कार्यकाल अब पूरा होने वाला है, तो ऐसे में संगठन नए रूप से यहाँ पर तैयार होगी, और उसके बाद फिर मिशन 2024। अब बीजेपी का ये टारगेट है कि जिन राज्यों में 24 में चुनाव होने हैं वहाँ पर विधानसभा चुनाव को लेकर के भी ध्यान रखना है, उसकी तैयारी करनी है। साथ ही जो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है उसको फिर से दोबारा एक बार बहुमत मिले, अधिक से अधिक सीटें हासिल की जाए, इसको लेकर के फोकस किया जा रहा है। तो बीजेपी अभी से कहा जाए तो इलेक्शन के मोड में पहुंच चुकी है। आपने देखा था कि मोराबादी में जनजातीय सम्मेलन हुआ था, वो एक तरह से चुनावी रैली से बड़ा था, और इतने बड़े इंतजाम, इतने लोगों को बुलाया गया था कि आप समझ सकते हैं कि झारखंड में एक तरह से चुनावी बिगुल जो है बीजेपी ने फूंक दी है, और कई बातें उस मंच से घोषणा भी की गई थी जो चुनाव से रिलेटेड थे। तो लेकिन घोषणा की जब बात आपने की है मदन, और जिस तरह से फैसले अभी हेमंत सोरेन ले रहे हैं, और 1932 का खतियान जो तुरुप का इक्का जेएमएम का था उसे फेंक दिया गया है, ऐसे में 2-2.5 साल का वक्त है बीजेपी के लिए। लगता है इतना आसान इस बार बीजेपी के लिए होगा चुनावी मैदान में जाना? उसके लिए क्या कैसी तैयारी करनी होगी ताकि मजबूती के साथ बीजेपी कदम रखे? देखिए, दोनों पार्टियां जो है वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। गेंद किसके पाले में ये खेला जा रहा है। पहले 1932 को लेकर के जेएमएम के पास बॉल था, लेकिन वो बीजेपी पर ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है। जैसे ही ये नवी अनुसूची में भेजने की बात हुई है तो वो केंद्र के पाले में जाएगी। आप देखिए, सरना धर्म कोड लागू करने के लिए क्या हुआ, यहाँ से विधानसभा से जो है भेज दिया गया है केंद्र सरकार को, अब वहां से संसद से पास होगा, फिर उसके बाद होगा। तो ठीक उसी तरह ये बीजेपी के पाले में देने के लिए कि हमने तो ये काम कर लिया, अब बीजेपी की बारी है, बीजेपी पर दबाव बनाए। ठीक उसी तरह से बीच में देखिए, जैसे ही वोट बैंक की भी राजनीति हो रही है, तो जैसे ही हेमंत सरकार के द्वारा 1932 की बात की जाती है,
वैसे ही बाबूलाल मरांडी संथाल पहुंचकर वहां पर मिनी एनआरसी की बात करते हैं। यानी कि जो वोट बैंक सेफ जोन है जेएमएम का, अगर मिनी एनआरसी लाया जाता है तो फिर एक तरह से वहां पर सर्वे होगा और उसके बाद जो है काफी वोटर्स उसमें बाहर हो जाएंगे। तो ये एक तरह से डरने और डराने की बात दोनों तरफ से की जा रही है कि आप अगर एक कदम उसको लेकर के आगे बढ़ते हैं तो एक दूसरा कदम हम आगे बढ़ाएंगे जिससे कि आपकी भी मुश्किलें बढ़ें। लेकिन फिलहाल संगठन को भी मजबूत करने की जरूरत है बीजेपी को। जो गुटबाजी लगातार आपको देखने के लिए मिलता है उसको भी दूर करने की जरूरत है। और हमें लगता है कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे जब आदमी बने हैं प्रभारी, तो इन सबों को दूर कर एक तरह से नया जोश ऊर्जा भरने की कोशिश पार्टी के अंदर होगी। और जो उन्होंने कहा कि पहला टारगेट 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो है और उसके बाद विधानसभा चुनाव भी जीतनी है। चलिए, तो दोनों ही पार्टियों की तरफ से अब चुनावी बिसात सजनी शुरू हो गई है। बीजेपी को नए प्रदेश प्रभारी मिले हैं। अब देखना है वो किस तरह से तैयारी करते हैं इन 2-2.5 साल के वक्त में, ताकि बीजेपी मजबूती के साथ दोबारा सत्ता पर काबिज हो सके। और इधर विपक्ष में यानी जो अभी सत्ता में है पार्टियां, वो भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रही हैं कि अगर हेमंत सोरेन के लिए कुछ फैसला ऐसा आता है कि वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं या उनकी सदस्यता रद्द होती है, उस कंडीशन में क्या होगा। अगर चुनाव में जाना पड़े तो ये जो पार्टियां महागठबंधन की पार्टियां हैं, ये किस तरह से चुनाव में जाएंगी, कौन कौन से ऐसे वादे और दावे अभी पेश किए जाएंगे जिससे वोटर लुभाए जा सके। तो दोनों तरफ से दोनों खेमों से ही तैयारियां की जा रही हैं इसके लिए, यानी चुनावी बिसात की शुरुआत हो चुकी है। देखना होगा आने वाले दिनों में ये जंग कितनी दिलचस्प होने वाली है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 22 को।